मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 14% आरक्षण मिलता है। यह ओबीसी को 27% आरक्षण देने की मंडल कमीशन की सिफारिशों की तुलना में बहुत कम है। 2019 में कांग्रेस की सरकार ने आरक्षण को बढ़ाकर 27% किया तो उस पर न्यायालय ने तत्काल रोक लगा दी। अब राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय में जिलेवार आंकड़े पेश कर बताया है कि राज्य में ओबीसी की संख्या 50% से अधिक है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2019 में ओबीसी को 27% आरक्षण न दिए जाने को लेकर सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों ने जबलपुर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। कमलनाथ सरकार में 27% आरक्षण दिया गया था, लेकिन उसको भी ये जो 3 नाम बताए गए हैं जनरल महिलाओं की, इन्होंने कोर्ट में याचिका लगा दी। वो तो जनरल की बहनें हैं, इन्हीं बहनों ने आरक्षण के विरोध में याचिका दायर की और इसी याचिका पे दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने 2011 की जनगणना के मुताबिक जिलेवार ओबीसी के आंकड़े पेश किए हैं। इसके मुताबिक राज्य में ओबीसी की आबादी लगभग 50.9% है, अनुसूचित जनजाति की आबादी 21.1% है और अनुसूचित जाति की आबादी 17% है और आरक्षण न पाने वालों की आबादी 13.27% है। अगर जाति की जनसंख्या के मुताबिक आरक्षण की स्थिति को देखें तो मध्य प्रदेश में 51% ओबीसी को 14%, 21.1% एसटी को 20% और 17% एससी को 16% आरक्षण मिल रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने 13.21% सवर्णों के लिए भी आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण कर दिया है, जो कि मध्य प्रदेश में लागू है। सरकार ने 24 जुलाई 2019 को 27% आरक्षण देने का विधेयक विधानसभा में पेश किया, जो सर्वसम्मति से पारित हो गया। इस विधेयक को तत्कालीन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंजूरी भी दी। सरकार और विधानसभा के इस फैसले को आकांक्षा दुबे ने उच्च न्यायालय जबलपुर में चुनौती दी। उनका कहना था कि यह इंदिरा साहनी मामले में न्यायालय के फैसले का खुला उल्लंघन है, जिसमें 50% से ऊपर सीटें आरक्षित न किए जाने का आदेश दिया गया है। इस याचिका पर सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश में आरक्षण पर रोक लगा दी। इसके बाद अलग अलग विभागों की नियुक्तियों के कई मामलों में न्यायालय के फैसले आए। कुल मिलाकर ओबीसी को 27% आरक्षण देने का मामला अटक गया। इस बीच केंद्र की मोदी सरकार ने गैर आरक्षित तबके यानी कि सवर्णों के लिए आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने का फैसला किया। मध्य प्रदेश में भी यह आरक्षण लागू है। यह इंदिरा साहनी मामले में 50% तक आरक्षण सीमित रखने के फैसले का उल्लंघन भी है, क्योंकि केंद्र और राज्यों में इस आरक्षण के लागू होने के बाद अमूमन आरक्षण 60% के करीब हो गया है। इसके बावजूद किसी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय ने मोदी सरकार की इस आरक्षण पर 1 मिनट के लिए भी रोक नहीं लगाई और वह जारी हो गया। अब राज्य सरकार ने 2011 में हुई जनगणना के मुताबिक ओबीसी की संख्या स्पष्ट कर दी है। इसके मुताबिक भोपाल में ओबीसी की आबादी 63% है और 61% आबादी के साथ इंदौर दूसरे स्थान पर है। मंदसौर और नीमच में भी ओबीसी की आबादी 61% के ऊपर है। कुल मिलाकर ओबीसी की आबादी 50% से ऊपर होने के बावजूद राज्य में 14% आरक्षण ही ओबीसी के लिए सुरक्षित है। वहीं राज्य सरकार के मुताबिक राज्य में सवर्ण 13.21% है। उनके लिए भी राज्य में 10% आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है। इन आंकड़ों के मुताबिक ओबीसी को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। यह स्थिति सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं है, बल्कि अन्य राज्यों की भी है। मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण तुरंत लागू किया जाए, इसके बाद जाति का जनगणना कराई जाए और संख्या के हिसाब से मध्य प्रदेश में आरक्षण लागू किया जाए। तीसरा हमारा है प्राइवेटीकरण जो बढ़ रहा है जिस प्रकार से, वो भी बंद हो। जो चिकित्सा का प्राइवेटीकरण हो रहा है, शिक्षा का प्राइवेटीकरण हो, रेलवे का हो रहा है और लगातार हर प्रकार से प्राइवेट बढ़ रहा है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में ओबीसी की आबादी 52% है और उसे केंद्र सरकार व अधिकांश राज्य महज 14% ही आरक्षण देते हैं। आरक्षण के मिलने के बावजूद केंद्रीय विश्वविद्यालयों और तमाम सरकारी संस्थानों में ओबीसी की आबादी नगण्य है और उच्च पदों पर बमुश्किल 5% ही ओबीसी वर्ग के लोग शामिल हैं। भाजपा की विभिन्न सरकारों ने तरह तरह के नियम लाकर ओबीसी को आरक्षण से वंचित किया है, जिसकी वजह से उन्हें सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में घुसने तक नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी भले ही खुद को चुनावी मंच से पिछड़ा घोषित करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पिछड़ों के प्रतिनिधित्व को लेकर सरकार पूरी तरह खामोश है। मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए नीट की परीक्षा होती है।
उसमें केंद्र की सीटों पर ओबीसी आरक्षण न होने की वजह से हर साल ओबीसी अभ्यर्थियों को करीब 11,000 मेडिकल सीटों का नुकसान होता है। केंद्र सरकार ने इसमें गरीबी के आधार पर सवर्णों के लिए 10% आरक्षण दे दिया है, लेकिन वह ओबीसी को आरक्षण देने के लिए तैयार नहीं है। इस मामले में तमिलनाडु की स्टालिन सरकार न्यायालय में गई और उसने नीट परीक्षा स्थगित करने की अपील भी की है। आपको बता दें कि तमिलनाडु एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर ओबीसी वर्ग को 40% से अधिक आरक्षण मिल रहा है। जय जवान जय किसान, जय ओबीसी जय संविधान, जय जवान जय किसान, जय ओबीसी जय संविधान। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया भी कई बार मुखर रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर ने भी इसे लेकर छत्तीसगढ़ से उड़ीसा और महाराष्ट्र में जन आंदोलनों का नेतृत्व किया और लोगों को आरक्षण के मायने भी समझाए। आइए आज हम आपको आरक्षण की वास्तविकता को समझाने धीमान विजय मानकर का एक और संबोधन सुनाते हैं। हमने देखा सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने कहा कि 50% से आरक्षण सीलिंग लिमिट है, उससे आप नहीं बढ़ा सकते। लेकिन संविधान को संशोधन करके बीजेपी गवर्नमेंट ने 3 दिनों के अंदर, इस पर ध्यान दीजिए, पहला ऐसा अमेंडमेंट, 2 अमेंडमेंट भारत के इतिहास में, संसदीय इतिहास में ये हुए हैं। एक पहला अमेंडमेंट जहां आर्थिक आधार पर पिछड़े लोगों को, आर्थिक आधार पर पिछड़े लोगों को SC ST OBC के बाहर जो जनरल कैटेगरी के आर्थिक आधार पर पिछड़े हुए लोग हैं उनको 10% आरक्षण देने का प्रोविजन आर्टिकल 16(6) के अंदर पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट करके डाला। एक दिन लोकसभा में पास किया, दूसरे दिन राज्यसभा में पास किया, तीसरे दिन राष्ट्रपति जी ने साइन मारा, 3 दिन में हुआ। फिर 3 दिन में 370 धारा जो है वो संविधान से देश में हटाई गई। मैं मोदी जी की सरकार से कह रहा हूं, अगर आप तीन दिनों में यदि आप 10% जनरल कैटेगरी के लोगों को आरक्षण दे सकते हो तो 3 दिन में SC ST OBC का आरक्षण 70% इस देश में क्यों नहीं किया जा सकता? ये सवाल मैं मोदी की सरकार से ये पूछ रहा हूं कि 8.5% आदिवासियों को, 16.5% आरक्षण शेड्यूल्ड कास्ट को और 45% आरक्षण ओबीसी को, ये कर 70% जो उनकी आबादी है उस प्रतिशत में आप 70% आरक्षण ये SC ST OBC को क्यों नहीं दे सकते? 70% आरक्षण हमको संविधान के अंदर लाना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 50% एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कहा और पार्लियामेंट ने 10% कॉन्स्टिट्यूशनल वे में जो 16(6) में डाला। अगर पार्लियामेंट 16(6) में 10% लिख सकता है तो हम 16(4) में 70% लिख सकते हो। ये बात मैं 4 साल से बोलते आ रहा हूं। मेरी बात को आप लोगों ने नहीं समझा, लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट ने समझ लिया, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने राहुल गांधी को कहा कि इसका ट्यूबलाइट है वो देरी से जलता है। मैंने मोदी को कहा कि अगर उसका ट्यूबलाइट है तो आपका फ्यूज ट्यूबलाइट हो, लेकिन चाहे राहुल गांधी का ट्यूबलाइट हो या नरेंद्र मोदी का फ्यूज ट्यूबलाइट हो, विजय मानकर के चार्जर से पूरे इंडिया का संविधान का लाइट जलता है। ये बात जो है आपको समझ में नहीं आती, आप उसको देरी से समझते हो, क्योंकि आपका ट्यूबलाइट फ्यूज ट्यूबलाइट से भी ज्यादा जो है वो कंडेम हो गया है। लेकिन मैं 4 साल से इस बात को बोल रहा था कि ओबीसी का आरक्षण 40-45% करना पड़ेगा, और केवल कहा नहीं, मैंने मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान के हमारे नीति अभिवचन में जो हमने चुनाव लड़े उसमें हमारे नीति अभिवचन में ये प्रोविजन था कि अगर एपीआई की सरकार आई तो हम इस आरक्षण को 40% करेंगे। और मेरी वजह से जो 14% आरक्षण था मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में वो 27% कांग्रेस की गवर्नमेंट ने किया, और अब हाईकोर्ट में वो केस पेंडिंग है। हाईकोर्ट वहां उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को देख रहा है। तो
संविधान में ये जो संशोधन करना है उसमें SC/ST ओबीसी का आरक्षण 70% ले जाना है, ओबीसी को रिजर्वेशन में प्रमोशन को लाना है, आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाल के डिबार करना है, 5वां रिजर्वेशन जॉब्स के एंट्री में कैसा हो, प्रमोशन में कैसा हो, ये किसकी जवाबदारी रहेगी, किसी ने अगर पालन नहीं किया तो एक्शन क्या होगा, इसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव रिजर्वेशन एक्ट बनाना पड़ता है। जैसा पेशाला हुआ आदिवासियों के लिए वैसे रिजर्वेशन कानून, मॉडल रिजर्वेशन कानून बनाना पड़ता है। ये 5 चीजें एक साथ संविधान को लेकर हमको करना पड़ता है। और इसके साथ क्या करना पड़ेगा, छठी चीज रिजर्वेशन का एक प्रकार अफर्मेटिव एक्शन इन प्राइवेट सेक्टर के लिए, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण के लिए SC/ST ओबीसी महिलाओं को और बाकी जो मार्जिनलाइज लोग हैं DT/NT के और माइनॉरिटीज के, उन लोगों के या गरीब लोगों के लिए भी हो सकता है प्राइवेट सेक्टर में अफर्मेटिव एक्शन लाने के लिए बाय लॉ पार्लियामेंट से कानून बनाना पड़ेगा। ये 6वां पॉइंट है। उसके आगे 2 पॉइंट है। ये जो जजेस बन रहे हैं देश के अंदर, इन्होंने एक प्रोसीजर बना लिया, कॉलेजियम सिस्टम। द जजेस आर सिलेक्टिंग द जजेस आर अपॉइंटिंग द जजेस, द जजेस आर सिलेक्टिंग द जजेस। कौन वकील जज बनेगा ये भी जज डिसाइड कर रहा है, कौन हाई कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ये भी जजेस डिसाइड कर रहे हैं। हमारा संविधान, ये देश का एकमात्र ऐसा संविधान हमारे संविधान में नहीं है, ये हमारे संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरपोलेशन बाय जुडिशियल रिव्यू है, यानी हमारे संविधान में जो नहीं था उसको न्यायपालिका ने इंटरप्रेट करके ये लाया। तो जजेस आर अपॉइंटिंग द जजेस। अरे चपरासी का भी रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन से होता है, कलेक्टर का भी रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन से होता है, साइंटिस्ट का भी रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन से होता है। तमाम जितनी गवर्नमेंट की सर्विसेज है, पोस्ट है, उसके अंदर में तमाम जितना सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट, प्रमोशन प्रोसीजर्स के लिए कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है कि एग्जामिनेशन होगी, पास करो, ट्रेनिंग लो, फिर आप ज्वाइन करो, परफॉर्म करो, प्रमोशन लो, इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है। लेकिन वकीलों को जज बनने के लिए किसी एग्जाम की जरूरत नहीं, केवल जजेस के आशीर्वाद की जरूरत है। हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कोई जुडिशियल कमीशन से ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन की जरूरत नहीं, उन्हें सिर्फ जो है कॉलेजियम सिस्टम के रिकमेंडेशन की जरूरत है। तो 2 बातें इसमें करना होगा। क्या करना होगा, एक आर्टिकल 312 अनुच्छेद 312 के तहत जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का प्रोविजन ऑलरेडी हमारे संविधान में है, 312(3) में ऑलरेडी हमारे संविधान में अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं का प्रोविजन है। उन प्रोविजंस को लाने के लिए एक पार्लियामेंट लॉ बनाओ, इमीडिएटली उन सर्विसेज को स्टार्ट किया जाए। कोई भी लड़का जो ग्रेजुएट ना ग्रेजुएट होता है वो एग्जाम दे सकता है और उसका सिलेक्शन हो सकता है, वो ट्रेनिंग ले सकता है, एडीजे एडिशनल जज बन सकता है, डीजे बन सकता है। और कोई भी लड़का जो 21-22 साल में अगर एडीजे बन जाएगा तो 35-36 साल के बाद वो हाई कोर्ट का जज बन जाएगा। और हाई कोर्ट का जज अगर वो 40 साल के अंदर बनता है तो सुप्रीम कोर्ट का जज वो 50 साल तक बन जाएगा, 67 ईयर्स तक वो सुप्रीम कोर्ट का जज रह सकता है। अखिल भारतीय न्यायिक सेवाएं, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को जो ऑलरेडी प्रोविजन में है, मैं मोदी जी की सरकार से कह रहा हूं कि आप तमाम तरह के मन की बातें करते रहते हो, आप संविधान की बात क्यों नहीं करते हो? मन की बात तो आप करते हो लेकिन संविधान की बात नहीं करते हो, मानव अधिकारों की बात नहीं करते हो। आपके मन में जो आता है वो बात आप रेडियो पर जाकर करते हो, लेकिन जो संविधान में लिखा है, जो ह्यूमन राइट्स में लिखा है, वो बात आप नहीं करते हो। तो मैं मोदी जी की गवर्नमेंट से कह रहा हूं कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं को शुरू करने का समय आ गया है, उसको शुरू किया जाए। और
आखिरी में संविधान का आर्टिकल 124 और 2017 को अमेंड करके हायर जुडिशरी में यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन SC ST OBC का और माइनॉरिटीज का और महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन गारंटी किया जाए। ये 8 रेमेडी मैं इस विषय के लिए दे रहा हूं और ये आप लोगों के आगे स्पष्टता से कह रहा हूं।